नमस्कार, A1 टीवी के खास कार्यक्रम आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में आज हम बात करने वाले हैं 2024 लोकसभा चुनाव की। देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लगातार 2 बार मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार में आई, सत्ता में आई और अब तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी में बीजेपी है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी गठबंधन बना लिया है। नए गठबंधन के साथ मोदी सरकार को मोर्चा देने के लिए तैयार खड़ी है। आज लोकसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी। अटल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से मेरे साथ मौजूद है प्रदेश प्रवक्ता भीमराज जाखड़ जी। भीमराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल भीमराज जी आपसे करना चाहूंगा। मोदी सरकार इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा लेकर के चल रही है। 2014 की बात करें 282 सीटें आई। 2019 जब कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी 303 सीटों पर बीजेपी गई और अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है। और दूसरी ओर बात करें कि सभी विपक्षी पार्टियां एक नया गठबंधन बना करके मोर्चा लेने के लिए तैयार खड़ी हैं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं। क्या तैयारियां फिलहाल चल रही है? क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के मोदी सरकार को घेरने की तैयारी है? भीमराज जी। मैं एक कवि का शायर है, वो शायर कहना चाहता हूं कि लोकी तो भगवान बेच गए, अट्टीते सामान बेच गए, किसानों तुम्हारी फसल बिकी ना, बीजेपी वाले हिंदुस्तान बेच गए। आज देश के जो हालात हैं वो हालात इस तरह हैं, किसान रोडों के ऊपर हैं और बीजेपी सरकार आज के दिन शासन में है तो वो पूंजीपतियों के लिए तो रेड कारपेट बिछा रही है, पर जब किसान अपनी बात हक रखने के लिए जो इनके द्वारा किए गए वादे रख के याद दिलाने के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए किले बिछाई जा रही हैं और उनको गोलियों से बूंदा जा रहा है। नरेगा के मजदूर थे, आज उनको 10 करोड़ नरेगा मजदूरों को 1 घंटे के अंदर बाहर निकाल दिया। जो बीजेपी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अपने बार बार बाइकआउट चाइना करते हैं। आज हर आदमी मोबाइल का यूज, मैं पूछना चाहता हूं, मेरे साथी बैठे हैं, वावे पूरी जासूसी के लिए दुनिया में बदनाम कंपनी को आपने एयरटेल का काम किसके कहने पे दिया? आप बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया काम जेटी चाइनीज कंपनी उसको क्यों दिया गया? आखिर किसके इशारे पे ये हो रहा है? क्योंकि जो मोबाइल नेटवर्क है, इंटरनेट से आज हर डिपार्टमेंट, हर आदमी जुड़ा हुआ है। आप देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। अब 2019 के अंदर पुलवामा हुआ, आज तक क्यों पता नहीं लगा कि वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था? आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि जो पोल्यूशन और पर्यावरण, एक भी आंकड़ा ऐसा बता दिए कि हमने पोल्यूशन और पर्यावरण के लिए कोई काम किया हो तो वो जनता के सामने रखिए। एजुकेशन का सेक्टर है वो हर साल गिरता जा रहा है। आखिर अपने देश, अब कल परसों आंकड़े आए हैं, 18 से 23 साल के बच्चे 28% ही कॉलेज में पहुंच रहे हैं। आखिर अपने देश को किस ओर ले जा रहे हैं? यदि एजुकेशन ही नहीं देंगे तो विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा होती है, उसको भी अपने खत्म करना चाह रहे हैं। कल परसों इनके हरियाणा के अंदर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे नेम सिंह राठी, उसकी बीजेपी नेताओं ने गोली मरवा के हत्या कर दी। आखिर क्या करना चाह रहे हो आप? महिलाओं सुरक्षा की बात कर रहे थे, जो महिलाएं पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया था वो न्याय मांगने के लिए बैठी रही, बार बार चिल्लाती रही। एक बार तो कार्रवाई करते। मणिपुर 2 महीने से चल रहा है, आपको तो आपके कानों में जुए नहीं रेंग रही है। क्या करना चाह रहे हो आप लोग? मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर जो 80% आबादी कृषि से निर्भर करती हो, 3 काले कानूनों का विरोध क्या किसके इशारे पे लाए गए? मैं पूछना चाहता हूं नोटबंदी किसके इशारों पे की गई? आप बताइए। देश का नुकसान तो एंड ऑफ द डे पब्लिक का हो रहा है ना, पैसा पब्लिक है। बिल्कुल, नोटबंदी कोई अकेले कोई प्रधानमंत्री जी का नहीं है, कोई मंत्री जी का नहीं है, जनता का पैसा है। जनता पूछना चाहती है कि आप बताइए किस ओर ले जाना हो। अभी मैं आपको बात बता रहा हूं, इनके नेता है राजेंद्र राठौड़ है जो तारानगर से चुनाव हार गए थे। ये मैं लिस्ट दिखाना चाहता हूं। एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके सबका ट्रांसफर किया जा रहा है। क्या आप इसलिए सत्ता में आए थे? क्या एक जाति को निशाना बनाओगे? एक शुभकरण चौधरी इनके नेता चुनाव हार गए थे, ये 13 लेटर वायरल हुए उनके, और एक लेटर में उन कर्मचारी बोले इन्होंने हमारे को वोट नहीं दिया और आप उनका ट्रांसफर कीजिए। क्या ये राजनीति करोगे? एक शिक्षिका थी हेमलता बेरुआ, उसने सावित्रीबाई फुले जो भारत की पहली महिला शिक्षक की, उसने फोटो लगा दी, माला चढ़ा दी, उसके ऊपर इसको बर्खास्त दिया जाता है। आखिर आप देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं? क्या इसीलिए सत्ता में आए थे आप लोग? इन्होंने वादा किया था कि हम गेहूं 2800 रुपए खरीदेंगे, गेहूं के अंदर ये 2400 रुपए खरीद रहे हैं। यूपी और हरियाणा में इनकी सरकार है, यूपी के किसान कह रहे हैं आप हरियाणा के बराबर तो हमें गन्ने का भाव दे दो। आप क्या करना चाह रहे हो? दूसरी बात इनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या कोई पूंजीपति
जंतर मंतर पे धरना दे के बैठा कि मुझे कहा कि मेरा कर्जा माफ कर दो। 14,56,240 करोड़ रुपए किसके इशारे पे माफ किए गए, मैं पूछना चाहते हैं। 6 सार्वजनिक बैंक है जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर में 70,000 करोड़ का बेनिफिट दिया, कह रहे हम 10% हिस्सेदारी बेचेंगे। आज पीएसयू है जो सेंटर सरकार के अधीन है, उन्होंने 12,000 करोड़ का बेनिफिट दिया, उसके भी 10% हिस्सेदारी बेचेंगे। आखिर क्यों, किसके इशारे पे कर रहे हो आप लोग? 25 लाख सीटें खाली है केंद्र सरकार के अधीन आने वाले पीएसयू और मंत्रालयों और संस्थाओं में। इन्होंने 1 लाख की भर्तियां करके वाई लूट रहे हो आप। जो सीटें उन तो रोजगार दो। अग्निवीर लाके आप सेना को कमजोर कर रहे हो। अग्निवीर के स्टूडेंट, वो जो छात्र जिनका सिलेक्शन हुआ था, वो जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? पर कान पे जुए नहीं रखती। दूसरी बात, रेलवे के अंदर 3.5 लाख पद खाली हैं। 2011 के अंदर सेफ्टी सिस्टम लागू किया गया था, इन्होंने उसका नाम बदला, खाली नाम बदल के वो 1463 किलोमीटर पे लागू है। बीजेपी प्रवक्ता पता हो तो पूछ लेना। 68,014 किलोमीटर का ट्रैक उसमें लागू है। कितने इंजनों पे लागू है, कितने जोन में लागू है, आप बता दीजिए। कि हम रेलवे को ये करेंगे वो करेंगे, हमें तो ये देखना लग रहा है कि रेल बेच दिया, बेल बेच दिया हवाई अड्डा, ये सब कुछ देख दे खुश हो रहे हैं जेपी नड्डा। हमें तो ये हाल दिख रहा है। बिल्कुल, और किसानों और मजदूरों की लाशों पे राजनीति बीजेपी करना चाह रही है और मजदूरों का गला घोंट रही है, छात्रों का गला घोंट रही है, महिलाओं का गला घोंट रही है, गरीबों का गला घोंट रही है। आप कहां लेके जाओगे ये? बिल्कुल भीमराज जी, मान लेते हैं आपकी बात मान लेते हैं, आप जो कह रहे हैं वो आरोप भी मान लेते हैं। और जो आपने लगाए किसानों को आज धरना देना पड़ रहा है, और आपने नोटबंदी की बात की, नोटबंदी के बाद में लोकसभा चुनाव हो गया, फिर से पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार आ गई, क्या कहेंगे? क्या इस बार का जो चुनाव है? मेरी बात सुनिए, नोटबंदी होगी तो आप जनता को ये तो बताओगे कि हमने नोटबंदी क्यों की? आखिर वो किस कंपनी को टेंडर हुए, वो टेंडर का नाम बताइए, किस कंपनी को आपने टेंडर दिए? जनता ने और वो एक सेकंड बहुमत दे दिया। सर जी सवाल तो पूछना पड़ेगा ना, सवाल नहीं पूछेंगे। वो दो लोगों के नाम बताइए, स्पेनिश लोगों के, जो सुबह आते हैं और शाम को हवाई जहाज से उड़ते हैं, और उनके 8 बजे नोटबंदी हो जाती है। आखिर क्यों? और फिर 2000 का नोट निकाला, उस 2000 के नोट को भीमराज जी सवाल पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। टेंडर कैसे दिया गया जो ब्लैक लिस्टेड थी? बिल्कुल। और पूरी दुनिया में नकली नोटों कारोबार के लिए बदनाम थी, उस कंपनी को टेंडर क्यों दिया गया? इन बातों के सवाल है। सवाल पूछना जायज है, सवाल पूछना जायज है, पूछना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं, उस सवाल पर क्या इस बार जनता का रुख जो है, आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके बावजूद, क्या इस बार के चुनाव में क्या मोदी सरकार को पटखनी देगी जनता? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पटखनी बीजेपी वाले ढूंढने से नहीं मिलेंगे। आप गलतफहमी हो रही है इनके। आज ये तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये राम मंदिर का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि राम राज तो कह लोगे, राम का दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि आपको मर्यादा में रहना होगा। ये मर्यादा भूल गए आप लोग। आप बहन बेटियों की इज्जत को भूल गए लोग। आप कुलदीप सेंगर को देख लीजिए, चिन्मयानंद को ले लीजिए। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहली बार ऐसा है कि राम रहीम को इतनी बार पैरोल दी गई। क्यों दी गई, किसके इशारे पे दी गई? आप बताइए ना। ये जनता से जुड़े सवाल है। महिलाएं तो सबकी होती हैं, बहन बेटी सबकी बराबर होती हैं, कुछ की उनके लिए राजनीति बाद में होती है, पहले आदर सम्मान मान सम्मान होते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, पान सिंह तोमर की फिल्म आई थी, डाकू तो पार्लियामेंट में होते हैं, भीड़ में बागी पाए जाते हैं। वहां एक डाकू थे मान सिंह, उनका ये कहना था कि मैं जंगल में जब तक जिंदा हूं कोई जंगली जानवर नुकसान पहुंचा देगा, पर इंसान मेरे जिंदा रहते बहन बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाई देगा। आप बीजेपी वाले खुद कर रहे हैं। आप इनको थोड़ी बहुत तो सोचनी चाहिए कि आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हो, कौन सी लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हो। आप बताइए एक बात तो, पर इस बातों का इनको जवाब नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति थोप के और देश को गराथल में डालना चाह रहे हो, और कुछ नहीं है। विकास के नाम पर जीरो है और सरकार फेलियर है, और जनता इसका लोकसभा में चुनाव में जवाब देगी। और आपको बीजेपी की 60 से सीटें ऊपर नहीं आएगी। बिल्कुल। मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं अटल खंडेलवाल जी। अटल जी, जिस प्रकार से भीमराज जी ने आरोप लगाया है किसान सड़क पर बैठे हैं, और किसानों की जिस प्रकार से 2022 में आय दोगुनी करने की बात की गई थी, लेकिन आज एमएसपी को लेकर के किसान सड़कों पर हैं। तमाम जो देश की सुरक्षा को लेकर के इन्होंने आरोप लगाया है, सुरक्षा खतरे में है, महिला सुरक्षा को लेकर के आपको आड़े हाथों ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए आशीष जी, अगर भीमराज जी के आरोप सही होते, ये केवल तो हम बार बार सत्ता में कभी भी नहीं आते। ये केवल आरोप लगाना जानते हैं। आप बताइए, मेवाराम जी जैन साहब हैं, वो किसके एमएलए थे? मेवाराम जी, एक सेकंड बीच में बोलूंगा, यदि कांग्रेस में है क्या? और बहुत सारे बोलने दीजिए। तो ये आरोप है ना, लगाना आसान है, मर्यादा में रहना मुश्किल है। राजस्थान कैसे क्रिमिनल स्टेट बन चुका आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बना था कांग्रेस के टाइम पे, और उस पे लगाम लगाना, भले वो पेपर लीक हो, महिलाओं के बलात्कार में नंबर 1 बन गया था। ये कैसे हो गया? क्यों राजस्थान की जनता ने इनको नकार दिया?
ये केवल इसलिए कि नब्ज तो पकड़ते नहीं है और आरोप लगाते हैं। और देश का आज जब पूरा संसार, पूरा विश्व भारत को बहुत अच्छी निगाहों से देख रहा है, भारत के लोगों का मान सम्मान, गौरव बढ़ा है विदेश में। आप देखिए, महिला आरक्षण की कंटिन्यू बात करते रहे ये 30 साल तक, दिया किसने? भाजपा ने। आप इसको देखिए, 370 हमने कहा था कि 370 हटाएंगे और इनके बहुत सारे अलायंस बोलते थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हुआ? 370 हट गई। राम मंदिर हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी और कांग्रेस ने 20 लोग खड़े किए और राम मंदिर का मसला इतने टाइम तक अटकाए रखा। आज इनको बुरा लगता है कि राम के मंदिर जाने से भी इनको परहेज होने लगा है। और आप क्या मानसिकता के साथ इस भारत की संस्कृति को आपने दबाए रखा? बच्चों को केवल मुगलों की शिक्षा दी गई। मुगल कौन थे, कहां से आए, उसकी स्ट्रक्चर क्या थी, क्यों नहीं हमारी संस्कृति को बताया गया? ये सारे क्वेश्चन ही तय करता है कि देश की नब्ज क्या है, देश क्या पसंद करता है और कैसे आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, 4 ट्रिलियन आज की इकोनॉमी हो चुकी। भीमराव जी कहते हैं आय इनकम नहीं है, गरीब है, ये है वो है। बकायदा पॉवर्टी लाइन से 45 करोड़ लोग बाहर आ चुके। इतने बड़े देश के अंदर मात्र मतलब आप ये मानिए 20 से और 30 करोड़ के बीच की पॉपुलेशन बची है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, बाकी सब बाहर है। आप खुद जानते हैं कि आप अपने यहाँ पे सड़कों की हालत देखिए, कैसे कार, घर, 4 करोड़ आवास दे दिए, जो 50 साल में 4 करोड़ आवास नहीं बने, दे दिए। जिस चीज के लिए निर्भरता फॉरेन में थी, आज के 10 साल पहले देख लीजिए, जितने मोबाइल फोन हाथ में थे सब चाइनीज थे। और आज भारत खुद 92% मोबाइल खुद बनाता है। अब आप देखिए, सारी दुनिया, यहाँ के कई सारे एक्ट्स को चेंज करना पड़ा। आपको पता है एक्ट चेंज करने से क्या फायदे हो रहे हैं? बाहर के लोग यहाँ आकर के और अपनी इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं। बहुत सुधार, बहुत रिफॉर्म किए हैं। मोदी जी ऐसे ही नहीं आए, भारत की जनता ऐसे ही उनको नहीं। ये शिक्षा की बात करते हैं, पताका पूरे विश्व में शिक्षा का ही फैला है। आईटी, अगर कोई भी विश्व किसी आईटी प्रॉब्लम की तरफ देखता है तो भारत की तरफ आता है। किसानों का था, किसानों के लिए कीलें बिछाई जा रही है, किसानों और मजदूरों का। सुनिए, नरेगा मजदूरों का। आतंककारियों को देखो, मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं आपको कि जो केवल ढकोसलेबाजी करेंगे और आतंकी एक्टिविटीज के थ्रू कोई भी नाम दे करके और सड़कों पे आने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास उनसे निपटने का जो तरीका होगा वही। हम किसी को भी लाल किले पर जाकर के और ये कतई नहीं कहेंगे कि किसी भी तरीके का झंडा दे दिए। थोड़ी बहुत तो शर्म करो। कौन से किसानों को, जब कोरोना काल के अंदर जो देश की जीडीपी बचाने वाले लोग फंडिंग लेते हैं और उसके बाद कौन सी फंडिंग आ रही है? किसान अपनी रोटी कमा के खाता है, उसको अंत की कहना, शर्म से मर जाना चाहिए डूब के तुम लोगों को। ये किसानों के नाम पर अगर दम हो कांग्रेस में तो खुद आए। हमेशा जो भी और मजदूरों की रसों पर राजनीति करने वाले लोग हो तुम लोग। और तुम्हारा एक बात क्या कहता हूँ कि हिटलर शाही ये खत्म होगी और तानाशाही खत्म होगी। ये तानाशाही नहीं, ये पारिवारिक जो सत्ता मचा रखी है ये खत्म होनी है। क्यों अन्न पैदा करके देते क्या हैं? आप बताइए उनको, उनको आतंकवादी करो। किसी पर तलवार लटकी है कि आप ये काम करो। 2022 के अंदर किसने कहा था क्या मैं आमदनी दोगुनी कर दूंगा? उद्योगपति एक बात बताइए, 3 काले कानून एक एक करके बहस पूछना चाहता हूँ, जो चर्चा कैसे कर दिया? एक गलत बोल रहे हो आपको। किसानों को आतंकवादी कैसे कह दिया? देते हैं अरे बेटियां दे रही। मेरी बात सुनो, लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी कौन से मुगल को दी हुई है? मुरली मनोहर जोशी बेटी कौन से मुसलमानों को दी हुई है? इसकी सुब्रमण्यम स्वामी बेटी किसको दी हुई है? आप बताइए ना, आज बताइए। किसी से कंपैरिजन नहीं, आप एक तरफ से तो विरोध करते हो। अरे आप बताइए एक बात, इकबाल समझो पहले, जब नहीं पता चलेगा ना। मैं पूछना चाहता हूँ इकबाल मिर्ची से झंडा किसने लिया? पहले आप बताइए इस बात को। मुगल कौन है और बताइए इकबाल मिर्ची से झंडा किसने लिया था? आप ये बताइए इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के आधार पर किन किन कंपनियों का चंदा आया? मंदिरों को कैसे किया?
गई बात मंदिर की, फालतू राजीव की गांधी ने बातें बोला था करोगे राम मंदिर कि ये के कर तले, दिया, वो और कर दिया। आपने उस मंदिर के नाम पे लोगों का कत्लेआम किया और लाशों के ढेर लगा दिया आप लोगों ने। उन लाशों को राजनीति करते हो, यही बात करने जा रहे हैं हम लोग। एक बात बताइए, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि किसानों को आतंकवादी कहते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? पानी में डूब के मर जाना चाहिए बीजेपी वालों को, जो अन्न धरती का सीना चीर के अन्न उगाते हैं। और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये इसी बात का विरोध किया कि पूंजीपतियों को हमारी जमीनें नहीं देंगे, इसलिए आतंकवादी कह दिया। इन्होंने इसलिए कह दिया क्योंकि एफसीआई का जो फंड था, एफसीआई का किसान जो कि आज विश्व के अंदर केवल आंदोलन आप देखो बीजेपी की तरह कोई नहीं अलगाववादी है, सिर्फ एक बात कांग्रेस सारे लोग 7 सपोर्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं दिल्ली में जाकर आपको मौका मिला। वहां दिल्ली में जाकर के और वहां पर जाकर के और खराब करे। दिल्ली की जनता दुखी है, पिछली बार भी इन्होंने जाम लगा दिया था, लोग मरते हैं, बच्चे मरते हैं, मेडिकल की सुविधाएं खत्म कर देते हैं। और कांग्रेस का यही ये रवैया है कि मोदी विरोधी। एक मिनट अटल जी, एक बार रुकिए। बिल्कुल, चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा, चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा। आज का एजेंडा में लगातार चर्चा जारी है, लोकसभा चुनाव की तैयारी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और इसी दौरान बीजेपी की पहली सूची भी जारी हो सकती है। बीजेपी नेतृत्व की बैठक हो रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा चुनाव में, इस बार क्या कुछ खास रहेगा, इस पर चर्चा का दौर लगातार जारी है। बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं अटल खंडेलवाल जी। अटल जी, आपसे पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से भीमराज जी ने कहा कि 60 सीटें आपकी नहीं आने वाली है और आपकी बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की आपने तौहीन की है, किसानों को आपने जो उनकी इच्छा थी, एमएसपी थी, वो आपने नहीं दी है, ऐसे कई मुद्दे उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। देश की सुरक्षा की बात इन्होंने की, उसको लेकर के चाइना की गोद में जाके बैठने की बात ये कह रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा के स्तर को लेकर के बातचीत की जा रही है, अग्निवीर को लेकर के टारगेट किया जा रहा है। आपने एक बात बोली अभी ब्रेक से पहले कि पिछला चुनाव हम कैसे जीत गए, ये एक ही लाइन नहीं हो सकती है कि पिछला चुनाव जीत गए इसका मतलब है कि सब कुछ सही है। आपको जनता को ये तो बताना पड़ेगा ये काम आपने किए हैं, ये काम करने वाले हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिनको लेकर के 2024 में आप जनता के बीच में जाने वाले हैं और 400 पार का जो लक्ष्य है वो पाने वाले हैं। आशीष जी देखिए, मैंने ऐसे नहीं कहा कि ऐसे ही हम जीत जाते हैं, मैंने कहा कि हमारी एक्टिविटीज है वो जनता के साथ रूबरू कनेक्ट करते हैं हम जनता को, और वो करते हैं, केवल बातें नहीं करते हैं। ऐसे नहीं है कि 50-60 साल रूल करके और देश गरीब रह गया, किसान बेचारा गरीब रह गया, पसमानदा मुसलमान गरीब रह गया, SC ST वर्ग हमारा गरीब रह गया। इतने सारे जख्म कैसे रह गए? कोई भी पार्टी अगर 50-60 साल रूल करती है तो ये तो सब खत्म हो जाने चाहिए थे, नहीं हो पाए ना। इसलिए मैं कहता हूं, अब आप समझ लो 2024 का इलेक्शन है, पहला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम इस जो ये 3rd टर्म है उसमें गरीब, युवा, किसान, मजदूर, इन सब की आर्थिक रूप से संपन्नता, हम इसके लिए काम करेंगे। दूसरा, उन्होंने भारत के जनता को बकायदा एक सपना दिया है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगा, भले वो इकोनॉमिकल क्लास, इकोनॉमी की बात करो, भले अपने आवास की बात करो, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी की बात करो, सभी में। रक्षा क्षेत्र में हम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आप आश्चर्य करोगे कि अब फाइटर जेट हम न केवल हमारे लिए बना रहे हैं, हम विदेश तक में दे रहे हैं। तो रक्षा क्षेत्र में बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक अग्निवीर की बात है, इनके समझ का फेर है। अग्निवीर के पीछे कई अन्य कारण हैं। अग्निवीर से हम बेस्ट अपने सैनिकों को बनाते जा रहे हैं। जो टर्म है, जो नई चीज है, ड्रोन, अभी देखो आप, यूक्रेन, रशिया, इधर चारों तरफ ईरान, यहां जो लड़ाई का जो पैटर्न विकसित हुआ है वो अलग हुआ है। आप देखो इस तरह के फाइटर जेट है, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, फाइटर जेट में इंसान ही नहीं है। ऐसी ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और अग्निवीर के अंदर एक और चीज, अफगानिस्तान के युद्ध में देखिए, पूरी की पूरी सेनाओं को बॉर्डर्स में रोक लिया गया। 2 करोड़ 89 लाख अफगानिस्तान की आबादी थी और उसके लिए 3.5 लाख से ऊपर सैनिक थे, ट्रेंड सैनिक। लेकिन उनको पाकिस्तान और ईरान और इन्हीं ने तहरीके वो जो TPA पाकिस्तान की, वहीं रोक लिया गया। और गृह युद्ध की स्थिति में वो सारी की सारी तालिबान ने देश पे कब्जा कर लिया।
भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है और ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम वो मानसिकता कहां से ले आएंगे। आज अब हम सब बैठे हैं, हम सबको अगर हथियार भी दे दिए जाएं तो हमें चलाना नहीं आता। अग्निवीर से अगले 15 सालों में कम से कम 50 लाख लोग ऐसे होंगे जो कि जिनको कि आता है, वो ट्रेंड होंगे और वो अलग काम कर रहे होंगे। कोई एंकर होगा, कोई कहीं बैंक में काम कर रहा होगा, कोई दर्जी होगा, कोई कुछ और होगा। तो ये सारे कारण है और बेस्ट सैनिक तो सेना में जाएंगे ही जाएंगे। रही बात, देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, रक्षा क्षेत्र में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम साइंस के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आईटी के अंदर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारा सपना है कि भारत गौरव में संस्कृति इसकी बढ़े। और जो ये हम बातें करते थे ना, इन बातों को परे हटा करके इकोनॉमिकली हम विश्व की पहली दूसरी ताकत बने। प्रधानमंत्री मोदी जी इसी सब में थे। 2014 तक हम 10वें 11वें नंबर पे, कभी 10वें पे, कभी 11वें पे, 12वें पे, 10वें पे, 11वें पे, 12वें पे, यही चलता रहा। आज हम 5वें पे, मेरे को नहीं लगता कि 2025 तक तो हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। भीमराज जी तो क्या कहेंगे? जिस बहुत प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्रवक्ता कह रहे हैं, विश्व का कह रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी कह रहे थे कि मैं किसानों की आय 2022 में दुगुनी कर देंगे, वो कहाँ गया वादा? एक मिनट रुकिए, आप बीच में मत बोलिए। एक मिनट रुक तो जा। 4 ट्रिलियन जब ट्रांजेक्शन होता है तो बिना जनता के आ जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ रुक तो 1 मिनट के लिए मेरा प्रश्न ले लो आप कि 4 ट्रिलियन ये जो होता है कैसे होता है? पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब वो मोदी जी का वादा कहाँ गया? 15 लाख खाते में आएंगे, कहाँ गया वादा? क्या जुमले थे? क्या ये बात बताइए 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गए? रोजगार छीन लिए, रोजगार छीनेंगे। 1 करोड़ रोजगार हर साल गए हैं, 10 साल हो गए साथ हैं। एक मिनट समझे, डेफिनेशन हमें मत समझाओ, डेफिनेशन खुद समझो। मेरा ऑफिस है प्राइवेट, तो मैं तो रोजगार हूँ। 1 मिनट रुकिए, आप खुद का विवेक। दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, आपके सोचने समझने, हमारा सोचना समझना सही है और जनता के लिए सोच रहे हैं, आप पूंजीपतियों के लिए सोच रहे हो और पूंजीपतियों की गुलामी करना बंद करिए, जनता की गुलामी कीजिए। जनता ने आपको मैंडेट दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 18 महीने सही बोलो, सत्य बोलो। एक बार इनको सुन लो आप। अटल जी एक बार बोलने दीजिए, बोलिए भीमराज जी। जब ये बोल रहे थे हम तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 18 महीने में $40 कच्चा तेल सस्ता हो गया। कच्चे तेल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही? क्यों जनता को लूटा जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, जब सिलेंडर का दाम बढ़ जाता, स्मृति ईरानी जंतर मंतर पे डांस करती थी, आज कहां है स्मृति ईरानी? आज जनता को लूटा जा रहा है। ये राजस्थान में आए थे, बोले हम सिलेंडर बांटेंगे सस्ते। कांग्रेस की सरकार थी, 76 लाख लोगों को हमने सिलेंडर दिया था, इन्होंने 72,83,000 लोगों को दिया है। आखिर क्या कर रहे हो आप लोग? 1900 करोड़ के प्रोजेक्ट थे, 1900 प्रोजेक्ट कांग्रेस के समय शुरू हुए, उनको इन्होंने आते ही रोक दिया। हमने ये कहा 1 सेकंड रुकिए, आप लड़ते रहे। अरे उनकी छोड़ो, आप अपनी देखो ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, 6 महीने में 1 मिनट रुकिए, आप सुनने की क्षमता रखिए और सच्चाई पहचानना सीखिए। मैं ये कह रहा हूँ मूलभूत सुविधाओं के प्रोजेक्ट है, लूट। नहीं, मैं बताता हूँ, आपको मौका मिलेगा, एक बार बोलने दीजिए। भीमराज जी बोलिए। ये सहकारी बैंकों का लेटर है, पत्रिका का, भास्कर का लेटर है, जिसमें कहा गया कि इनका टारगेट 22,000 करोड़ का था, 19,000 क्यों बांटेंगे? बांटते ना किसानों को पता। आप किसानों कौन सी ईद की बात कर रहे हो? आप एक बात बताइए, ये 50,000 पेड़ काटे गए और आदिवासियों जमीन से काटे गए। मैं नहीं कह रहा इसमें झूठ हो तो जिंदगी भर राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बड़े बात बताइए, एक बात बताइए, आप बताइए क्यों लगाई? केवल उसके लिए लगाई जाती है किस गुलामी? तो आप क्या बता रहे हैं? ये 14,56,000 करोड़ किसके लिए माफ किए गए? क्या जंतर मंतर पे आए थे या पूंजीपति? पूंजीपति पूंजीपतियों की गुलामी करनी है हर और विरोध करना, आपको विरोध नहीं, देश को इस विरोध बात करके आपने किसान, युवा, गरीब सबको गरीबी इसीलिए नहीं 4 जने इकट्ठे हो जाते, उसके पीछे आप हो जाते हैं। युवाओं की राजेंद्र राठौड़ जंतर में ये बात बताइए, एक जाति विशेष का कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मेघराज सिंह बजरी कॉन्ट्रैक्टर है, उनकी छापा पड़ा। राजेंद्र राठौड़ उनके साथ भ्रमण करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। 23 अगस्त 2022 में मैं सही कह रहा हूँ। अटल जी मैं बात करना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ। सुनिए, लोकसभा चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे? हाँ, तो मैं उसी मुद्दों की बात करना हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा सवाल आपसे ये है
लोकसभा चुनाव में जो तमाम मुद्दे आपने बताए हैं, ये सारे मुद्दे मान लेता हूं जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन ये मुद्दे जनता के बीच में चल क्यों नहीं पा रहे हैं? 2 बार लगातार मैं आपको मोदी बता रहा सरकार हूँ, सुनो, आई है मैं बता, और 10 तीसरी बार की तैयारी 10 साल लेकर चल रहे हैं। यूपीए भी रहा था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने इसलिए लिया उसका नाम कि राजेंद्र राठौड़ उनके साथ जाते हैं तो ईडी उनके छापा क्यों नहीं मारती, और ईडी विपक्ष के नेताओं के छापा क्यों मारती है? इनकम टैक्स विपक्ष वालों को छापा मारती है। मैं तो चोरी पूछना जो चाहता हूं, करेगा उसके चोर- इनकम टैक्स चोर आएगा, कितने उसके बड़े चोर इस CID हिंदुस्तान में आज आएगी, तक हुए नहीं उसके है, ED आएगी। और काला जो भी इतिहास चोर जो होगा बीजेपी ने उसके लिखा है आएंगी। उसके लिए लिखा एजेंसी है। ऐसी मैं ये है, पूछना चाहता हूँ, एजेंसी रुचि सोया को किसने पूछो तो बेचा? सही जाकर के। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स को किसने अपने बेचा? अकाउंट से नीरव बिल्कुल मोदी, क्यों बनाया? अंतिम माल्या को किसने अंतिम- भगाया? CBI उसके एक विजय बार- माल्या के वकील कौन थे? एक आप बार ये बताइए ना। भीमराज जी, अंतिम 1 मिनट है, 1 मिनट में आधा मिनट अपनी अपनी बात कंप्लीट करिए। सबसे पहले भीमराज जी हम ये 30 कहना सेकंड में अपनी चाहते बात रखें, फाइनल। बीजेपी चुनाव नहीं लड़के, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स चुनाव लड़ता है और बीजेपी एजेंसी आगे करती है। हम तो पूछना चाहते हैं कि ईडी कब चढ़ेगी? अडानी की सीडी बताइए। और ये काला इतिहास आप देश में लिखना चाह रहे हो और गरीब किसान महिलाएं बात करते हो। किसानों को बीजेपी की यहाँ सरकार थी, रावड़ा गढ़साना में किसानों को गोलियों से मुंदा था और इनकी गलत नीतियों का 750 किसान बॉर्डर पे शहीद हो गए थे, क्योंकि ये पूंजीपतियों को गोदाम अनाज से भरना चाहते थे और एफसीआई को बर्बाद करने थे। मैं पूछना चाहूंगा कि एफसीआई का कितना कर्ज क्या- बकाया आप दिया बिल्कुल, क्या आपने फंड? बिल्कुल, आप बताइए। बिल्कुल। इसलिए क्या कहता लोकसभा हूं, चुनाव में- और लोकसभा महिला चुनाव में ये परिवारों मुद्दे ले जा पाएंगे आप? के लिए और बलात्कारियों का समर्थन करने वाले लोग हैं, इसलिए पूछना चाहते हैं हम लोग कि आप बताइए किस किस का समर्थन आपने किया जो देश के नुकसान करते हैं, और 52 साल तिरंगे का क्या- सम्मान क्यों नहीं किया? आपने भीमराज राष्ट्रगान का सम्मान क्यों नहीं किया? पूछना चाहते हैं। ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मान लीजिए, तो क्या जनता जवाब दे देगी चुनाव में? आपको बिल्कुल भरोसा जनता है पूरा? जवाब देगी, और इनका जो सच था ना वो जनता के सामने आ गया, और 60 से ऊपर सीट चलिए। नहीं आएगी बीजेपी, चलिए। और आने वाले दिनों में गायब हो गए, बिल्कुल, जैसे हिटलर बिल्कुल, गायब हुआ, बिल्कुल। मुसोलिनी हुआ, जल्दी से। नीरो गायब हुआ। अटल जी 30 सेकंड में अपनी बात देखिए, complete मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वही जनता के साथ फिर शेयर करना चाहता हूं कि तीसरा टर्म देते हैं तो हम विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे। भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ेगा। गरीब, महिला, गौरव युवा, तो बढ़ रहा है, किसान, 7 देशों में किसानों तीनों को कोई की दिक्कत नहीं हर है। तरीके पर से यार दो लोगों हिंदुस्तान के में लिए किले स्पेशल रोके जा रही है प्रोविजंस और करके गोलियां और बरसाई इनको जा रही है, और मजदूर भारत और में नेता मजदूर वो जो बहुत गरीब तरीके रहते से हैं, रहेंगे। चलिए, उनको निकाला जा रहा है, वो बिल्कुल तो ऑटोमेटिक दिख रहा है। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। अटल जी आपका भी, और भीमराज जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया A1 टीवी के स्टूडियो में आने के लिए। आज के एजेंडे में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी एक नए एजेंडे के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।